नमस्कार। हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी चमत्कार पार्ट 1 में हमने सुना ठाकुर और ठकुराइन प्रकाश नाम के लड़के पर, जो उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ाता है और उनके घर किराए पर रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा रखते हैं और अपने बेटे की शादी का सारा जिम्मा उसी को सौंपते हैं। प्रकाश भी उनकी उम्मीद पर खरा उतरता है, लेकिन शादी के जेवर देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वह उनको चोरी कर लेता है और प्रायश्चित स्वरूप ठाकुर के मना करने पर भी उनका घर छोड़ने का मन बना लेता है। प्रकाश ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया। उस घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही प्रायः सारे दिन यहीं रहते थे। चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपये महीने का काम और मिल गया है, मगर वह रुपए मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वह आमदनी केवल जेवरों में खर्च होगी, उसमें से एक पाई भी घर के खर्च में न आने दूंगा। चंपा फड़क उठी। पति प्रेम का यह परिचय पाकर उसने अपने भाग्य को सराहा। देवताओं में उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच में कोई पर्दा न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वह चंपा का था। चंपा ही के पास उसके बक्से, संदूक, अलमारी की कुंजियां रहती थीं। मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। उसकी कुंजी कहाँ है इसका चंपा को पता नहीं। वह पूछती है, इस संदूक में क्या है? तो वह कह देते हैं, कुछ नहीं, पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी, उठा के संदूक में बंद कर दी हैं। चंपा को संदेह का कोई कारण न था। एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा वह उस संदूक को खोले हुए देख रहे हैं। उसे देखते ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया। उनका चेहरा जैसे फक हो गया। संदेह का अंकुर जमा, मगर पानी न पाकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे कारण की कल्पना ही न कर सकी जिससे संदेह को आश्रय मिलता, लेकिन 5,000 की संपत्ति को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही न आवे, प्रकाश के लिए असंभव था। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश अपने कमरे में ही सोने लगा। आषाढ़ के दिन थे, उमस के मारे दम घुटता था। ऊपर एक साफ सुथरा कमरा जो बरसात में सोने के लिए ही शायद बनाया गया था। चंपा ने कई बार ऊपर सोने के लिए कहा, पर प्रकाश ने न माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे? चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के यहाँ नहीं होती। चोर घर में कुछ देखकर ही तो जान खतरे में डालता है। यहाँ क्या रखा है? प्रकाश ने क्रुद्ध होकर कहा, कुछ नहीं है, बर्तन भांडे तो हैं ही, गरीब के लिए अपनी हांडी ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया तो सशंक होकर बोला, संदूक तुमने हटाया? यह पूछने की कोई बात न थी। झाड़ू लगाते वक्त प्रायः चीजें इधर उधर खिसक ही जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? मैं नहीं जानती। घर में तुम रहती हो, जानेगा कौन? अच्छा, अगर मैं नहीं हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही पूछता था। मगर जब तक संदूक खोलकर सब चीजें न देख ले, प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा जो ही भोजन पकाने लगी उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मजा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद भी थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ एक तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने आई। प्रकाश ने उसको देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्या लाई? अच्छा, पकौड़ियाँ हैं। आज चंपा को संदेह हो गया, संदूक में क्या है, यह देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी कुंजी कहीं छिपाकर रखता था। चंपा किसी तरह वह कुंजी उड़ा देने की चाल सोचने लगी। एक दिन एक बिसाती कुंजियों का गुच्छा बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की कुंजी ले ली और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो आभूषण है। उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा। ये गहने कहाँ से आए? मुझसे कभी इसकी चर्चा नहीं की। सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ठाकुर साहब के गहने तो नहीं हैं? चीजें वही थी जिनका वह बखान करते रहते थे। उसे अब कोई संदेह न रहा, लेकिन इतना घोर पतन।
लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसे? यह दुर्भावना इनके मन में आई ही क्यों? मैंने तो कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया। अगर आग्रह भी करती तो क्या इसका आशय यह होता कि वह चोरी करके लावे? चोरी आभूषणों के लिए? इनका मन क्यों इतना दुर्बल हो गया? उसके जी में आया, इन गहनों को उठा ले और ठकुराइन के चरणों पर डाल दे। उनसे कहे, यह मत पूछिए ये गहने मेरे पास कैसे आए, आपकी चीज आपके पास आ गई, इसी से संतोष कर लीजिए। लेकिन परिणाम कितना भयंकर होगा। उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे वह प्रेम न रहा, न वह सम्मान भाव। बात बात पर तकरार होती। अभाव में जो परस्पर सद्भाव था वह गायब हो गया। तब एक दूसरे से दिल की बात कहते थे, भविष्य के मंसूबे बांधे जाते थे, आपस में सहानुभूति थी। अब दोनों ही दिलगीर रहते। कई कई दिनों तक आपस में एक बात भी न होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन शर्त यह थी कि नगद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आवे? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता था। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय में बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? प्रकाश ने सिर झुकाकर कहा, 10,000 की नगद जमानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहाँ रखे हैं? अजी तुम दरख्वास्त तो दो, अगर सारी बातें तय हो जाएं तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी चिंता न करो। प्रकाश ने स्तंभित होकर कहा, आप जमानत दे देंगे? हाँ हाँ, यह कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर चला तो बहुत रंजीदा था। उसको यह जगह अब अवश्य मिलेगी, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न नहीं है। ठाकुर साहब की सरलता, उनका उस पर इतना अटल विश्वास उसे आहत कर रहा है। उनकी शराफत उसके कमीनेपन को कुचले डालती है। उसने घर आकर चंपा को यह खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण के बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? प्रकाश ने चिढ़कर कहा, फिर और किससे दिलवाता? यही न होता कि जगह न मिलती, रोटियां तो मिल ही जाती। रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके रुपए भी जाएं। यह तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं अनाड़ी हूं? चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश ठग से रह गया। उसने चंपा को चुभती हुई आंखों से देखा, पर चंपा ने मुंह फेर लिया था। वह उसके भावों के विषय में कुछ निश्चय न कर सका। लेकिन ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदासीन रहना उसे विकल करने लगा। उसके मन में प्रश्न उठा, इस वाक्य में कहीं आक्षेप तो नहीं छिपा हुआ है? चंपा ने संदूक खोलकर देख तो नहीं लिया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इस समय वह अपनी एक आंख भी भेंट कर सकता था। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे यह उसके जीवन या मृत्यु का प्रश्न हो? चंपा ने संकट में पड़कर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात की थी। प्रकाश को संतोष न हुआ। क्या जितने आदमी बैंकों में नौकर हैं उनकी नीयत बदलती रहती है? वह बोला। चंपा ने गला छुड़ाना चाहा, तुम जबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ इस शादी ही में तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख सके। 100-200 रुपए की चीजें घर रख ही ली। प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया। मुस्कुराकर बोला, अच्छा तुम्हारा संकेत उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवा उनकी एक पाई भी नहीं छुई। और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं, बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना मैं पाप समझती हूँ। तुम्हारी सज्जनता तो मैं तब जानती कि तुम कमीशन के रुपए ले जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए कुछ याद है? मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वह 20 रुपए महीने देते जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तो तुम्हारे यहाँ जरूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी मेहरी जब नागा करती है, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में ही डॉक्टर साहब की फीस उन्होंने दी और दिन में 2 बार हालचाल पूछने भी आया करते थे।
यह जमानत ही क्या छोटी बात है? अपने संबंधियों तक की जमानत जल्दी से कोई नहीं करता। तुम्हारी जमानत के लिए 10,000 रुपये नगद निकाल कर दे दिए, इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो ही जाएंगे। जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे उसके लिए हमें प्राण भी देने को तैयार रहना चाहिए। प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है यह उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है। मन का विकार उस वक्त मालूम होता है जब कोई उसे हमारे सामने खोलकर रख देता है। किसी सामाजिक या राजनीतिक अन्याय का व्यंग चित्र देखकर क्यों हमारे मन को चोट लगती है? इसीलिए कि वह चित्र हमारी पशुता को खोलकर हमारे सामने रख देता है। वह जो मनोसागर में बिखरा हुआ पड़ा था जैसे केंद्रीभूत होकर वृहदाकार हो जाता है, तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है उफ। चंपा के इन तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी। वह संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा। मन में फैला हुआ विकार एक बिंदु पर एकत्र होकर टीसने लगा। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इसी उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी पत्नी बीरू और उसकी नबेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। बाहर 2-4 मित्र गा बजा रहे हैं। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रहना होगा दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसका यह आग्रह बुरा लगा। चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछावन नहीं है और न काफ़ी जगह है। रात भर उन्हें तकलीफ़ देने और आप तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत उसकी समझ में न आई। लेकिन प्रकाश आग्रह करता ही रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी भी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में थे। 3 स्त्रियां अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई महीने पहले वह इसी भांति कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की वेदना थी, आज कांटा निकलने की। तब ज्वर का चढ़ाव था, उन्माद, ताप और विकलता से भरा हुआ। अब ज्वर का उतार था, शांत और शीतल। तब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूकची रख दी। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद किया और घर को लौट पड़ा। हनुमान संजीवनी बूटी वाला धवल गिर उठाए जिस गर्वेले आनंद का अनुभव कर रहे थे, कुछ वैसा ही आनंद प्रकाश को भी हो रहा था। गहनों को अपने घर ले जाते समय उसके प्राण सूख गए थे, मानो किसी गहरी अथाह खाई में गिरा जा रहा हो। आज संदूकची को लौटाकर उसे मालूम हो रहा था जैसे वह किसी विमान पर बैठा हुआ आकाश की ओर उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। वह घर पहुंचा तो बीरू सोया हुआ था। कुंजी उसने सिरहाने रख दी। ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाया करता था। आज वह अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा। देखना चाहता था वहाँ आज क्या गुल खिल रहे हैं। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बापूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी। पूरा संदूक का संदूक मिल गया, एक चीज़ भी नहीं छुई, जैसे केवल रखने के लिए ही ले गया हो। प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आए जब तक वह अपनी आंखों से संदूक न देख ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 महीने के बाद मिल जाए और ज्यों का त्यों। संदूक को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं करती। ठाकुर, किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों। बीरू की माँ कहती है कोई दैवी घटना है। आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे तो कभी विश्वास ही ना आता। ठाकुर,
आज इसी खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था? ठाकुर, अनुष्ठान तो 20 ही कराए। प्रकाश, बस तो यह अनुष्ठान की ही करामात है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वह दौड़कर उसके गले से चिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ हमारी दावत है। मैं कल 1000 कंगुलों को भोजन कराऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। मुझे इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करने पर भी अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।